अंदर वो डायस्पोरा बैठे थे और उनको फूल मालाएं वगैरह दी जाती है। लेकिन ये समन संघ क्या है और अन्य संगठन वगैरह कैसे काम करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। और इसकी जड़ें कहाँ है, इसकी संस्कृति यानी संस्कृति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। समन संघ में जुड़ने से किसी संगठन को बंद नहीं करना है, किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है, किसी चैरिटी बॉडी को अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना है। समन संघ का मुख्य मैसेज है कि जो भी काम आप करना चाहते हो वो सांघिक काम जो है इकट्ठा आकर करना होता है। और ऐसे इतिहास में ऐसे कौन से काम थे जो कि हमने इकट्ठा आकर किए, जिसका परिणाम ये होगा कि हजारों साल तक उन कामों का आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि तथागत बुद्ध से पहले हमने इतिहास में पढ़ा है, खासकर बाबा साहब ने लिखी हुई एक क्रांतिकारी किताब है द बुद्ध एंड हिज धम्मा। उसमें हम देखते हैं कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के जमाने में 16 प्रकार के जनपद बताए हैं। आपको सभी को पता है, वज्जी है, शाक्य है, कोली है, अंग है, ऐसे 16 प्रकार के जनपद है और सारे जनपद डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम, लोकतंत्रात्मक उनका व्यवहार था। भले ही वो राजा को चुनते थे लेकिन उनका राजा भी चयनित किया जाता था। इसका मतलब राजा शासन चलाता था लेकिन वो राजा जनता ने चुना हुआ राजा था। उस राजा का चयन कौन करता था? तो उस राजा की नियुक्ति सवर्णों का संघ करता था। आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ गौतम 20 साल के हो गए तो शाक्यों का ऐसा नियम था, सारे जनपदों का ऐसा नियम था, जो भी व्यक्ति 20 साल का हो जाता है तो उसकी समझ आ जाती है। जैसा अभी हम देखते हैं कि भारत का नागरिक जो वोट करने के लिए पात्र कब होता है, तो 18 साल का है, पहले 21 साल का था। उसको क्या प्रथा थी कि 20 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो संघ का मेंबर होता था। और उस संघ का मेंबर होने से पहले मेंबर बनने के लिए, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, इनके लिए बनने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। किसी नौकरी को चयनित करने के लिए कुछ का बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। इसी तरीके की टर्म एंड कंडीशन हुआ करती थी समन संघ में, तथागत बुद्ध के संघ में या फिर शाक्यों के संघ में, कोलियों के, वज्जियों के, लिच्छवियों के संघ में शामिल होने की। और जब वो संघ का मेंबर बनता था तो उसको उन कंडीशंस का पालन करना होता था। और जिस दिन उन्होंने जो समन संघ के जो कार्डिनल रूल कहो या गोल्डन रूल कहो या अमत नियम पाने में कहते हैं, उनका उल्लंघन किया तो उसके लिए संघघात का आरोप भी लगता था और उसको मैं निर्दोष कैसा हूं ये सिद्ध करने का मौका भी दिया जाता था। और अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता और बहुमत से उसकी बात को अगर डिनाई किया जाता, रद्द कर दिया जाता, तो उसको संघ से निष्कासित किया जाता था, संघाधिशेष लगाया जाता था और वो उसके बाद संघ का मेंबर नहीं होता। और संघ के नियमों का उल्लंघन करने से उसको संघ के बाहर निकालने के लिए कुछ रीजन भी दिए जाते थे, पनिशमेंट भी होती थी। ये उदाहरण हमने तथागत बुद्ध के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्रांतिकारी किताब लिखी है द बुद्ध एंड हिज धम्मा तथा भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें हम पढ़ते। उसमें वहां की प्रोसीजर कैसी चलती थी? शाक्य का संघ था, सिद्धार्थ गौतम को पाली में सिद्धत कहते हैं, सिद्धत, ये सिद्धार्थ संस्कृत का शब्द है। पाली भाषा सारी मूल भारतीय भाषाओं की, पाली और प्राकृत भाषा मूल भाषा है। सारी भारत की भाषा इन्हीं भाषाओं के ऊपर निर्माण हुई है और उसकी लिपि धम्म लिपि थी जो अशोका ने लिखी है। बाकी ये संस्कृत को जब बोलते हैं कि हजारों साल की, लाखों साल की भाषा है और इसका ऐतिहासिक प्रमाण कुछ भी नहीं मिलता। उल्टा संस्कृत भाषा है, ग्रीक भाषा, पाली प्राकृत भाषा, इनमें से जो भाषाओं का टकराव होता है, जैसे मैं मराठी बोलता हूँ, मराठी बोलते वक्त मैं हिंदी में बोलता हूँ तो मेरे शब्दों में कुछ मेरा लहजा या मेरा प्रोनाउंसिएशन मराठी की ओर होता है। आप सोचते हैं ऐसे कैसे मराठी बोलता है? क्योंकि मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, मैं जो पढ़ा बड़ा हूँ वो मराठी में पढ़ा बड़ा हूँ। भले ही मैं हिंदी बोलता हूँ पर किसी शब्द का उच्चारण करते वक्त मेरे उच्चार में मराठी का प्रोनाउंसिएशन आता है। इसीलिए आप बोलते हैं कि लेकिन अगर मैं यूपी में या नॉर्थ इंडिया में 15-20 साल तक यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे आप जैसी हिंदी ठीक तरीके
वैसी आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब बाहर से लोग आए, यूरेशिया से कुछ लोग आए, उनको आर्य बोला गया। आर्य हालांकि उनका नाम नहीं है, आर्य हमारा नाम है। पानी में आपने देखा होगा, अरि अखंड लीको मंगो समपैया तत्सती। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैंने 8 अंगों का मार्ग आपको दिया है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 प्रकार के अंग जिस शिक्षा में है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग शिक्षा है। पाली में उसको अरि अखंड लीको मंगो समपैया तत्सती, मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो भी कोई व्यक्ति पालन करेगा उसका क्या होता है, समपैया तत्सती। उसमें समग्र तरीके से पहिया है प्रज्ञा है, सत्संग बुद्धि, या उसको हम कहेंगे सदाचार, वो उसमें विकसित होता है और वो व्यक्ति अपने सारे दुखों को मिटाने के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है। और उसने 10 पारामिता है। फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, अनिच्छा, अनंतता, दुखा, अनित्यता, अनात्मता, दुखता और 10 पारामिता। ये 7 चीजों की जो निषेध का नियम होती है, इसका अगर वो पालन करता तो वो निर्वाण प्राप्त होता। उससे पहले सोता परम सफलतागामी, अनागामी और अरहत को प्राप्त करता, और अरहत के बाद फिर वो पच्चे पुत्र भी हो सकता है और वो सम्यक समुद्र भी हो सकता है। इसका मतलब है ये शिक्षा किसकी है, अरियो अखंड लीको मंगो, आर्य लोगों की। और आर्य का व्यक्ति क्या, आर्य का अर्थ क्या होता है पाली में, अरियो का जो ज्ञानी है, जो दूसरों का बुरा नहीं करता है, जो श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को अरियो कहा गया है। अब बात ऐसी होगी, बाहर से कोई आता है, आपके घर से कुछ व्यक्ति चुरा लेता है और फिर आपका शब्द भी चुरा कर लेता है और बोलता है ये शब्द तो मेरा है, हमारा है। तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया से, यूरेशिया से आए हुए लोगों ने अपनी भाषा यहाँ की पाली प्राकृत भाषा के साथ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाए। इसी 2 भाषा 3 भाषाओं के बोलने से, आचार से, बोलियों से एक नई भाषा निर्माण होती है। अभी यूपी में आप देखते होंगे हर एक जिले की अलग अलग लहजे की, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की अपनी अपनी भाषा है, पर इसका निचोड़ है हिंदी भाषा, है ना। आप एक जिले के 50-60 किलोमीटर के दायरे के बाहर चले जाओ तो आप पाएंगे कि हिंदी भाषा तो है, लेकिन उसका अलग टोन है, उसके अलग शब्द है, उसकी अलग बोली है, उसका अलग लहजा है। इसी प्रकार से ईस्वी सदी के बाद 3री और 5वीं शताब्दी के बीच महायानी बौद्ध भिक्षुओं ने, जो कि खासकर ग्रीक से आए थे और ये पुराने यूरेशिया से आए थे, इन लोगों के व्यवहार से मिक्स करके एक हाइब्रिड भाषा बनी। हाइब्रिड है कैसी भाषा, तो अनेक भाषाओं का मिश्रण करके बनी, उस भाषा को संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत है संस्कारिक, जिसके ऊपर अनेक लोगों का संस्कार हुआ तो उसमें से भाषा होगी। पर इन्होंने, ये क्लासिकल लैंग्वेज थी, लिखान की भाषा थी, ये भाषा बौद्ध महायानी बौद्ध भिक्षुओं ने तैयार की हुई भाषा है। पर वो भाषा भी चुरा ली, कहा गया कि हमारी भाषा है और हम सारी दुनिया के विद्वान हैं और ये भाषा लाखों साल से चली आ रही। पर अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि अगर कोई भाषा अगर निर्माण होती है, उसका उद्गम कब हुआ, उसकी शुरुआत कब हुई, तो उसकी कुछ निशानियां छूटती है ना, छाप तो पड़ती है, तो उसके शिलालेखों में कुछ मिलना चाहिए। जैसे पालीपाकुल में सम्राट अशोक के काल में तथागत बुद्ध का जो धम्म था, तथागत बुद्ध की जो वाणी थी, उन्होंने बताए हुए नियम थे, विनय पिटकता, शुद्ध पिटकता, अभिधम्म पिटकता, चर्या पिटकता, थेरी गाता है, थेर गाता है, जैसे लगभग 165 वालों से 95 वालों ओरिजिनल है और उसके ऊपर कमेंट्री लिखकर टोटल 165 त्रिपिटक के ग्रंथ है। इनके प्रमाण भी है, क्योंकि आप देखते हैं सम्राट अशोक का शिलालेख यहाँ पर मिला, सम्राट अशोक का शिलालेख बाद ईरान, अफगानिस्तान पर सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा विश्व की सबसे बड़ी बामियान की मूर्ति जो 2002 में तोड़ी गई, वो कब निर्माण हुई? सम्राट अशोक ने यहाँ से जो लोग फॉरेन के लिए भेजे तथागत बुद्ध का समणों का धर्म प्रसारित करने के लिए, तब सारे लोग वहां के बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, समणों का धर्म एक्सेप्ट किया। फिर वहां पे बसे हुए लोगों ने भाषा भी स्वीकार की और वहां पर शिलालेख निर्माण के, विहार निर्माण के, बामियान जैसी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भी तैयार की। कोई यूं ही कोई